आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल में। आज हम बात करेंगे मुस्लिम तबके की पसमानदगी की, खास तौर से तालीमी पसमानदगी की। जब भी तालीमी पसमानदगी की बात होती है तो जिक्र होता है ड्रॉप आउट रेट का। मुस्लिम बच्चे जो हैं वो स्कूल तो जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द वो स्कूल जाना बंद कर देते हैं और प्राइमरी लेवल पर 8वीं के बाद और फिर 12th के बाद जो है वो ड्रॉप आउट रेट जो है उनका लगातार बढ़ता जाता है। ये ड्रॉप आउट रेट क्यों बढ़ता है, इससे क्या नुकसान होता है और इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है, इस अहम इशू पर बात करेंगे। और कई खास मेहमान इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी साहब, आप कौमी अक़लियत की तालीमी इदारा जात के चेयरमैन हैं, इस्तकबाल है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ हैं आफाक अहमद खान साहब, आप जनता दल यूनाइटेड के कौमी सेक्रेटरी हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और इनके अलावा इलियास मलिक साहब हैं, जाने माने समाजी कारकुन हैं। और इनके अलावा ऑडियंस के दरमियान भी दो खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। परवेज अख्तर साहब हैं, तालीमी मैदान में बड़ा काम कर रहे हैं। और साथ ही बैठी हुई हैं सबिश्ता गफ्फार साहिबा, आप भी तालीम के मैदान से जुड़ी हैं। इलियास मलिक साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे। हम बात कर रहे हैं मुस्लिम तबके के पिछड़ेपन की, तालीमी पसमानदगी की बात हो रही है खास तौर से, और बात ये हो रही है कि इसकी वजह क्या है। हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल जाने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। ड्रॉप आउट्स का जो एक मसला है वो बहुत बड़ा है इस तबके के साथ। आपको क्या लगता है असल वजह जो है तालीमी पिछड़ेपन की यही है? नहीं, असल में तालीमी पसमानदगी की बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें एक वजह जो है वो ये है कि जो मुसलमानों में गुर्बत है कि लोग इस पोजीशन में नहीं हैं कि वो स्कूलों में अपने बच्चों को भेजें। इसके अलावा एक मसला ये भी है कि अब जो मुस्लिम आबादी रह रही है वो एक जगह क्लस्टर्स में बस रही है, वहाँ स्कूल नाकाफ़ी हैं, वहाँ से बाहर वो जब जाते हैं तो उनका दाखिला नहीं होता। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं मुसलमानों में, चूँकि वो फैमिलीज़ जो ऑलरेडी पसमानदा हैं उनके यहाँ तालीम की अहमियत नहीं है। छोटे बच्चे जो हैं वो लोगों के हालात ख़राब हैं, छोटे बच्चों को वो रोज़गार पे लगा देते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि भाई इससे हमको कुछ आमदनी हो जाएगी, और अगर हम पढ़ने के लिए भेजेंगे तो क्या होगा, कोई मुस्तकबिल उनको बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि ये पढ़ करके क्या करेगा। तो इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमानों में ज़्यादा से ज़्यादा बेदारी पैदा की जाए। हालांकि बेदारी आई है, लेकिन अभी इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि उन मुस्लिम इलाकों में जिसमें के मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ स्कूल खोले जाएँ, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाएँ, ताकि बच्चों को स्कूल भेजने पर आमादा किया जाए, उनके वालिदैन की काउंसलिंग की जाए, उनको इसकी अहमियत बताई जाए, तब जाकर के कहीं इसमें खातिर ख्वाह कामयाबी नजर आएगी। जी, जस्टिस सुहेल साहब आपके पास आएंगे। अगर हम ड्रॉप आउट रेट की बात करें, 1960 की बात है, उस वक्त जो है तकरीबन 61% जो है वो बच्चों का ड्रॉप आउट रेट था। और अगर लड़कियों की बात करें तो 70% लड़कियां जो है वो स्कूल छोड़ देती थी प्राइमरी लेवल पर। अगर हम 40 साल बाद की बात करें, 2000 की बात करें, तो ये तादाद जो है बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है इसके अंदर। तकरीबन 41% बच्चे जो हैं आज भी वो ड्रॉप आउट रेट जो है उनका है। जितनी तादाद में कमी आनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, क्या वजह है? हमारे जो मुस्लिम तबके में मायूसी बहुत है, और हम में खुद एतमादी और खुदा एतमादी दोनों की कमी। सवाल ये पैदा होता है, वो सोचते हैं कि साहब ये बच्चों को पढ़ा के क्या करेंगे, कोई नौकरी नहीं देगा और ये नहीं देगा। ये ईमान शिकन बातें हैं। नौकरी कोई रिस्क बंदा थोड़ी देता है, नौकरी और रिस्क तो देना ऊपर वाले के अल्लाह ताला के ज़िम्मे है, उसके ज़िम्मेदारी है। मैं मिसाल दूं, अगर APJ अब्दुल कलाम इधर यहाँ पैदा होते नॉर्थ इंडिया में, तो किसी मस्जिद में अजान दे रहे होते, मुअज्जिन से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते थे। लेकिन बहुत पसमानदगी हालत में उन्होंने तालीम हासिल की और गैर मुस्लिमों ने उनकी मदद की। तो हमारी कौम को, हमारी मिल्लत को के तालीमी मैदान में एक ज़बरदस्त इनकलाब की ज़रूरत है। हमें तालीम को तहरीक के तौर पर बनाना चाहिए। ड्रॉप आउट्स के माशी तो हालात ही हैं, माली हालात भी हैं। दूसरी बात यह है कि हम अपनी फैमिली प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली प्लान नहीं कर पा रहे हैं। औलाद बढ़ाते जा रहे हैं, आमदनी वही है, नतीजा ये होता है कि वो बच्चे या तो किसी ढाबे में चाय के बर्तन धोते हैं, या फिर मिस्त्री की दुकान पर वो स्कूटर और उसकी मकान पर काम करते हैं, और उससे वो थोड़ी आमदनी का हिस्सा बढ़ाते हैं। अब अगर एंटी चाइल्ड लेबर लॉस का सही किया जाए इन्फोर्समेंट, तो ये बीमारी चेक हो सकती है। दूसरी बात, हमारे यहाँ लड़कियों में भी ड्रॉप आउट रेट्स काफ़ी हैं। उसकी एक वजह यह है कि वालिदैन ये समझते हैं कि लड़की उन पर बोझ है, किसी तरह से ये 16-17 साल की हो जाए और इसको कहीं फेंको ताकि हमारे सर से ये बोझ हटे।
शादी कर दो और तो जो है वो बस जिम्मेदारी शादी से कर फ्री दो हो और जाओ। सारी वो समझते हैं शादी के बाद सारे रिलेशन सब कट हो जाए, सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। ये गलत, ये एक मनफी सोच है। और शायद यही वजह है कि जो ड्रॉप आउट रेट जो है यही वो लड़कियों का ज्यादा है। लड़कियों का ज़्यादा इसी वजह से कि अगर उन्होंने हाई स्कूल कर लिया है तो साहब वो उनकी जल्दी शादी कर दें और शादी के बाद वो फिर पढ़ने नहीं जाती हैं। दूसरी ये है कि हमारे यहाँ कोई एजुकेशन है। आजकल आप देख रहे होंगे कि किस तरह के हालात हैं, वो खाप पंचायतें चल रही हैं और ये चल रही हैं, और जो सिविलाइजेशन आसमान से उतर करके हमारी तरफ आई है आजकल सैटेलाइट के ज़रिए, जी उसमें कुछ हालात ज़रूर बिगड़े हैं। हम लड़कियों पर बहुत मिसट्रस्ट करते हैं। अगर हम उनको अच्छी तालीम दें और उन पर भरोसा रखें तो मुझे उम्मीद है कोई भी लड़की गुमराह नहीं होगी। लेकिन अगर हम उन पर बहुत कैद बंद लगाते हैं तो इससे फिर वो रिवोल्ट होता है। वो लड़की में बगावत का वो जज्बा जगता है और ये सोचता है कि यहाँ अपनापन नहीं है, इसलिए अपनापन बेटे को तो वो तमाम कहीं तरह और- की आज़ादी है, बेटे को तमाम तरह की आज़ादी है, हाँ, लेकिन पाबंदियां सारी जो उसको है लड़की नहीं के ऊपर होती है, बेटी के उसको ऊपर नहीं है। उसको जब से मतलब होश संभालेगी, उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं। ये करना है, ये खाना है, ये पहनना, इससे मिलना, उससे नहीं मिलना, कठपुतली की तरह जो है उसको रखा कठपुतली की जाता है। तरह। उसकी अपनी कोई शनाख्त या पहचान नहीं है। तो थोड़ी सी उसको आज़ादी दीजिए, भरोसा रखिए, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप तालिब याफ्ता अगर बनाएंगे तो आपके लड़के भी बच्चे भी ये ड्रॉप आउट रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एक माँ जानती है कि बच्चों को कैसी तालीम और तरबियत देना चाहिए। जी। ये मर्द या बाप नहीं और समझ। वैसे कहते भी हैं कि अगर जो है एक लड़की पढ़ती है तो वो 3 पीढ़ियां जो है जी, वो जी। उसकी और तालीमी ये याफ्ता वो हो जाती अपने है। पूरे बिल्कुल ठीक समाज है। को सजाती और संवारती। बिल्कुल ठीक है। आफाक साहब जो है आप सियासी आदमी हैं और हर चीज़ को कहीं ना कहीं सियासत की नज़र से देखते होंगे। मैं फिर 1960 की बात करूंगा। अगर क्लास 1 से 5 तक की बात अगर हम करें तो वहाँ पर जो मेल रेशो था, बच्चों का जो ड्रॉप आउट रेट था वो था 61.7, तकरीबन 62% जो था, और लड़कियों का था 71%, तकरीबन 10% ज़्यादा, और प्राइमरी लेवल पर जो है वो 70% के करीब था। उस ज़माने में ये रेट था। उस वक्त भी जो है चलो ठीक है, जो है मुल्क आज़ाद हुआ था, लोग आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे जो है वो अंगड़ाई ले रहे थे एक तरीके से जो है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन 2000 साल में अगर हम देखें, अगर साल 2000 की बात भी हम करें, वहाँ पर भी रेट्स जो है वो ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा, उनमें सुधार नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। क्या वजह? देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो जैसे सुहेल साहब ने भी कहीं इससे रिलेटेड, और हमारे दूसरे साथी इलियास साहब ने भी कहीं, लेकिन इसकी वजह बहुत हैं, और इन जो सारी वजूहात हैं इनमें एक जो मैं देखता हूँ जो सबसे, वो है माइग्रेशन। जो एक तबका जो हमारा जो माइग्रेट करता है माश की तलाश में, तो जो प्रोसीजरल जो उसको दिक्कतें आती हैं दाखिले में, इसको भी हम लोग ध्यान में रखना होगा, उसको भी जो है कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। ये बहुत बड़ी तादाद है। हमारा ताल्लुक़ रियासत बिहार से है, बड़ी तादाद। अब तो कुछ कमी आई है माइग्रेशन में, लेकिन एक ज़माना तो बहुत लोग आते थे, वहाँ से आ गए, किसी तरह से बच्चों को भी लाए। अब यहाँ दाखिला कराना है, अब उस दाखिले के लिए जो इतनी प्रोसीजर्स थी उसको फुलफ़िल करना ही उनके लिए इतना दुश्वारकुन होता था कि वो एक ये है। दूसरे जो बात इकोनॉमिक, उसके अलावा सोशल इन्वायरमेंट जो हमारा है उसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। माहौल ऐसा बनाना होगा ताकि ये जो ड्रॉप आउट्स हैं, और ख़ास करके उसमें भी बिलखुसूस जो लड़कियों में जो है उसको चेक करने के लिए। बिल्कुल। आप बताइए परवेज़ अख्तर साहब, आपको क्या लगता है जो बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, कुछ दिन जाने के बाद जो है वो स्कूल जाना ही छोड़ देते हैं, पता ही नहीं उनको कि स्कूल है कहाँ, उनको ध्यान में भी नहीं रहता है, ये वजह क्या है? मुसलमान जो तबका है, अल्लाह तबारक व तआला ने सींच दिया, संवार दिया, अपनी जिम्मेदारी से भाग गए कंप्लीट। ये मैं साबित कर दूंगा। कुरान की जो पहली चीज़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये कुरान की पहली 5 आयत करीमा, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में पढ़ा है, पहली आयत करीमा। अब इसका तर्जमा ये है कि पढ़िए, लफ्ज़ क्या है, रीड, पढ़िए, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक कायनात का अल्लाह मालिक है, हमने इंसान को खून के फटक से पैदा किया। फिर पढ़िए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रब बड़ा करीम है जिसने कलम से इल्म दिया और इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये आज तक किसी भी महफिल में
किसी भी उलमाए दीन से, फुक़हा से, मसाइल से, या जो भी लोग रहते हैं तकरीर में, किसी ने नहीं कहा है कि मुसलमान की रूह इक़रा है, मुसलमान का वजूद अल्लामा बिल कलम है। मुसलमान अगर इन चीज़ों को नहीं करता है तो कतई मुसलमान के ईमान से दूर भाग रहा है। अगर इन तकारीर में बातें आ जाए, अगर मौजूद बहस में ये बात आ जाए कि तुम अगर ये नहीं करोगे तुम इस्लाम में नहीं हो, दूर हो, ये कहीं नहीं नज़र आता है। और मुझे आज भी याद है, अभी मैं एक रिसर्च में गया था 1-1.5 साल पहले, वो कहते हुए मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। एक मेरे बीएड के बच्चों ने कहा कि सर आप चलिए, आपका जाना ज़रूरी है। हम गए, हर स्कूल में चले जाते हैं धनबाद में, अल्लाह का शुक्र है। तो हमने एक बच्चा को उठाया, बोला तुम बताओ जरा साइकोलॉजी का, स्पेलिंग, बजट का और ज्योग्राफी का। नहीं बता पाया, हमने बहुत सख्ती से डांटा। तो फिर डांटा तो उसको हमने देखा, बहुत अजीब लगता है। उसने, हमने कहा तुम ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ते हो क्या? तो उसने साफ लफ्ज़ में कहा, बहुत संजीदगी से, कि मैं बहुत गरीब हूँ। ये अल्फाज उसके जहन से जब निकला तो मैं बहुत ज़्यादा संजीदा हो गया। और वाकई मैंने महसूस किया है कि तालीम जब से दुनिया बनी है तब से तालीम महंगा रहा है। कहीं ना कहीं हम अगर जो जिम्मेदार लोग हैं, आप जैसे काबिल एहतराम शख्सियत हैं, अगर ये एहसास कर लें, ये रिसर्च कर लें कि एक बच्चा, और मैंने किया है, अल्लाह का शुक्र है कि पूरे MBA का फीस मैंने अपनी एक बहन को दे दिया था, और वो नहीं पढ़ने गई थी। पटना वुमेंस कॉलेज आफाक में मौजूद है। पटना वुमेंस कॉलेज में एडमिशन होने का मतलब कि अपने आप में फ़ख्र की बात है। मेरी बहन ने पढ़ाई छोड़ दिया था, बहुत सदमा हुआ। मैं अपना पूरा MBA का फीस मैंने दे दिया, और वो पढ़ी, आज वो टीचर है। कहीं ना कहीं हमें जिम्मेदारी लेनी होगी, सबको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। ड्रॉप्स आउट के लिए हमारे कौम के वैसे लोग जिसको परवरदिगार ने इतने दिल दे दिए हैं पैसे और इल्म से नाबलद हैं, वो अगर सामने आ जाए, आप सामने आ जाए, आप सामने आए, हम सामने आ जाए, और सही रिसर्च सामने आ जाए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हम इसको दूर कर सकते हैं, आसानी से दूर कर सकते हैं। और हमारी मुस्लिम खातीन थोड़ी सी परेशानी, कशमकश में ज़रूर रहती हैं, वेस्टर्नाइजेशन जो कल्चर आ गया है, लेकिन फिर भी रिसर्च करना होगा, आला तालीम हासिल करना होगा, तभी ख़ानदान बदलेगा। ठीक है, सविता जी आपके पास आएंगे। क्या लगता है आपको, ये जो चीज़ें हैं डराने वाली हैं? आपको लगता है कि बच्चे जब स्कूल में जाएंगे नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, तालीम हासिल करेंगे ही नहीं, तो तरक्की कैसे होगी? और जब एक समाज पीछे रह जाएगा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? डराती है चीज़ें? नहीं, देखिए, पावर्टी, जैसे इलियास भाई ने कहा कि पावर्टी सबसे बड़ा मतलब रीज़न है जिसकी वजह से मुसलमान आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अब जैसे हमारे कमीशन की बात है, उसने कमेटी बनाई, हमने काफ़ी सारी अवेयरनेस दी, जिसमें हमने एक मतलब एक सैम्पल रिपोर्टिंग भी की एक NGO के थ्रू, जिसमें 2010-11 में हमारे 49% जो प्राइमरी एजुकेशन में एनरोल हुआ, और जिसमें ज़्यादा बच्चियां थी, और उसमें 1,4,75,000 के तादाद में एनरोलमेंट हुआ। लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं इस वजह से कि हमारे सफिशेंट स्कूल्स भी नहीं हैं। अगर हम एक जगह को उठा लेते हैं, जैसे बंगाल है, बंगाल में मुसलमानों की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, 30% के ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ मुसलमानों के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं। सपोज़ कि अगर जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, उन क्लस्टर्स में मुस्लिम एजुकेशन के क्योंकि वहाँ पे ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं हैं जो अदर जगह है मुसलमानों की, और गवर्नमेंट ने भी जहाँ जहाँ स्कूलें खोली हैं वहाँ पे वो बहुत ही इनसफिशिएंट स्कूल है जो उस पॉपुलेशन को कैटर करें। तो उसमें उनमें मोटिवेशन है। 10th तक बच्चा बहुत ही, जो फर्स्ट जनरेशन एजुकेशन पढ़ती है, वो वेंडर्स के बच्चे होते हैं, जैसे सब्ज़ी बेचने वालों के, वो किसी भी तरीके से पेट काट के उनको पढ़ा लेते हैं। लेकिन 10th के बाद वो अगर किसी स्किल एजुकेशन के लिए जाएं, उनके पास ना इंस्टीट्यूशन वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ना उनके पास पैसे होते हैं। तो उस वजह से भी वो भी एक बात है कि हमें एक आपस में एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहिए, जिससे उनको एंट्री मिलनी चाहिए फॉर हायर एजुकेशन के लिए। और मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि कुछ लोगों में पैसा भी होता है, वो लोग बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। जैसे जस्टिस साहब ने कहा कि उनमें वो मनफी सोच होती है, लड़कियों को भी नहीं पढ़ाते हैं जबकि उनके पास पैसा बहुत होता है। ये सारे चीज़ें हैं जिसके लिए हमें काम करना चाहिए, और काम हो भी रहा है। लेकिन सरकार से भी काफ़ी सारे रिकमेंडेशन जो है, उसमें बजट एलोकेशन हायर एंड पे जाना चाहिए, जिसकी वजह से हम इन सब तमाम मसाइल को कैटर कर सकते। आपको नहीं लगता कि आपने जैसे एक जिक्र किया था कि वो एक एरियाज होते हैं मुस्लिम तबके के, घेटोज में जो है वो बसे हुए रहते हैं, वहाँ पर तालीमी इदारे बहुत ज़्यादा नहीं होते जितने होने चाहिए। एक तो यह है कि तालीमी इदारे हैं नहीं, दूर दराज के इलाकों में वहाँ पर जाते नहीं, तालीम महंगी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे फैमिलीज़ में आज भी ये है कि वो अपने बच्चों को
सोचते हैं कि पढ़ा लिखा के क्या करेंगे, इनको काम पर भेज दीजिए, कम से कम एक बच्चा 500 रुपये तो कमा करके लाएगा दिन में। असल में एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जी। क्योंकि आज एक मौका है यहाँ, अभी ये जिक्र आया कि लोगों की मदद के लिए, तो हमने पिछले से पिछले साल एक प्रोग्राम किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसमें हमारे मोहतरम जनाब जस्टिस सोहेल सिद्दीकी साहब भी तशरीफ़ लाए थे, और उस प्रोग्राम में हमने एक स्लोगन दिया था, ईच वन टीच वन। हमारा ये कहना है कि भाई हमारे अगर 3 बच्चे हैं तो हम 3 को अगर तालीम दिला रहे हैं, तो अगर 4 होते तो 4 को भी तालीम दिलाते। तो अगर हम ये सोच लें कि एक बच्चा हमें अपने बच्चे के साथ तालीम दिलाना है, और वो बच्चा भाई का हो, बहन का हो, रिश्तेदार का हो, अजीज वकारीब का हो, मैं कहता हूँ किसी का नहीं तो जो काम करने वाली आती है उसका हो, तो एक बच्चा अगर तालीम हासिल करा दे हम अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उसको मामूली स्कूल में पढ़ा दें, तो मैं ये समझता हूँ कि लाख लोग इस पोजीशन में आज हैं जो उन बच्चों को तालीम दिला सकते हैं। ये बहुत अहम बात है, इस पे गौर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है पसमानगी है, लेकिन जिनके पास पैसा, उनके पास पैसा भी है, शादियों में लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पैसा नहीं। ये ठीक है कि पसमानदी, अक्सरियत जो है वो पसमानदा है, और जो लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। ये जो आपने अभी बात की कि जो ये बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है, इसके लिए हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिले थे कि अब मुसलमानों की आबादी जो है वो एक जगह क्लस्टर्स में बस रही है, वहाँ पर आबादी ज़्यादा है, स्कूल कम है। अब मिसाल के तौर पर राइट टू एजुकेशन नाफिज हो गया है। राइट टू एजुकेशन में 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री और तालीम दी जाएगी, कंपलसरी है। बच्चा तो 3 साल में स्कूल जा रहा है, अगर वो 3 साल में स्कूल नहीं जाएगा तो 6 साल में कैसे जाएगा? फिर ये कि जब वो 6 साल से 14 साल पढ़ लेगा तो 14 साल में वो 8वीं पास करने के बाद अब उसके आगे दाखिले का क्या इंतजाम है? जस्टिस सोहेल साहब, आपको क्या लगता है कि समाज तबका खुद कितना जिम्मेदार है? उसने खुद के तालीमी इदारे कायम नहीं करे। बाहैसियत लोग भी हैं कौम के अंदर, बहुत बड़े बड़े माली लोग भी हैं जिनके पास खूब दौलत है, कमी नहीं है। आज के वक्त में सर सैयद क्यों पैदा नहीं होते? यही सबसे बड़ी बदकिस्मती है मुस्लिम कौम की, कि इस वजह से मैं कह रहा हूँ वो वाकई अपने मामलात में संजीदा नहीं है। मुझे मजाज लखनवी का एक शेर याद आता है, मेरी बर्बादियों का हम नशीन हूँ, तुम्हें क्या खुद मुझे भी गम नहीं है। ये साइकी है हमारे मिल्लत की। हम इलेक्शंस में लाखों रुपया दे देंगे चंदा, कोई नाच गाना होगा उसमें लाखों रुपया दे देंगे, लेकिन हम अपने बच्चों की तालीम के लिए स्कूल नहीं खोलेंगे, कोई तालीमी इदारा नहीं खोलेंगे। और अगर उनकी मर्ज़ी के बिना वो खुल भी गया है जी, तो वो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो देखिए, ये जो बताया ना, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारे तालीमी मैदान में एक ज़बरदस्त इनकलाब की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा अहम यह है कि जो बच्चा स्कूल जा रहा है वो जाता रहे, ये हम देखें, उसकी तालीम मुनक़ता न हो पाए। एक सवाल ये उठता है जो अभी बहस आई कि साहब गुर्बत, मैं गुर्बत को ज़्यादा नहीं मानता हूँ। देखिए, दुनिया के हर बड़े लोग गुर्बत में ही पले हैं। मैंने अभी APJ अब्दुल कलाम की दी थी, अब्राहम लिंकन, उनके बहुत सारे पास एग्जाम्पल्स हैं, बहुत बिल्कुल सही है, सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स examples हैं, हैं। बिल्कुल ठीक तो है। मैं गुर्बत को नहीं मानता हूँ। सिर्फ गुर्बत जो है वो रीजन नहीं है, सिर्फ वो गुर्बत जो है बिल्कुल वजह रीजन नहीं है। एक विल होना चाहिए, आगे बढ़ने की वो होना चाहिए, और हमारे मायूस हमें नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और, माहौल आपको लगता है, जैसे वो गेटोज की बात हो रही है, क्लस्टर्स की बात हो रही है कि वो एक एरिया उनका होता है, बच्चे जो है वो गली मोहल्लों में खेलते हुए नजर आ जाएंगे, स्कूल की तरफ जाते हुए नजर नहीं आएंगे। उनके माँ बाप जो है या तो काम में रहेंगे सुबह शाम तक, या फिर वो चाहे कि दुकानों में बैठ करके जो है वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। बच्चों की परवरिश और उनकी तालीम पर ज्यादा तवज्जो नहीं है। माशरे में, हमारे इस माशरे को बुनियादी इस्लाह की ज़रूरत है जी। देखिए, पहले गांव का एक मुखिया होता था, चाहे वो बिरादरी हो, चाहे कि सब उसको मानते थे, उसके सामने किसी बच्चे को भी खेलने और उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। आज अगर कोई साहब बासर किसी बच्चे से कहें क्यों खेल रहा है और तू स्कूल क्यों नहीं जाता, और उसके रिश्तेदार उसको सर फोड़ने के लिए नजर आ जाएंगे कि तू कौन होता। तो ये जो मनफी सोचें हैं, ये हमें अपने दिमागों से
अलग करना पड़ेंगे, हमें मुस्बत सोच अपनाना पड़ेगी, जस्टिस तभी साहब हम की कुछ एक कर बात बहुत पाएंगे, काबिले गौर है। वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे इन मुबाहिसों से और उससे बिल्कुल ठीक कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे मैंने कहा इसी के साथ एक रिलेवेंट है कि देखिए मुसलमान तो अच्छे स्कूल तो यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो नहीं कर पाए, साउथ में साउथ में बड़ा अच्छा काम हो रहा है जी। अब अगर बच्चा कोई इंटेलिजेंट है, वो चाहता है कि कोई नॉन माइनॉरिटी स्कूल में दाखिल हो जाए, मतलब क्रिश्चियंस में, उसमें तो उसको दाखिला भी नहीं मिलता है। मैंने बहुत कोशिश की है, इसमें मुझे कुछ कामयाबी मिली है। मैंने क्रिश्चियंस को काफ़ी इस तरफ राग़िब कराया है कि भाई आप मुसलमान बच्चों को भी लीजिए जो टैलेंटेड हैं, बिल्कुल ठीक है, जिनके आप देख लिए मार्क्स अच्छे हैं। हमारे एक बात मैं कह दूं कि हमारे बच्चों में, हमारी लड़कियों में बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, सिर्फ उसको उसकी एनर्जीज को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। और हमने उनसे वादा लिया और कुछ स्कूलों ने मुसलमान बच्चों को एडमिशन देना भी शुरू कर दिया है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन रहती है। हमारे स्कूलों में डिसिप्लिन नहीं रहती, हमारे ना यहाँ स्कूलों में है और शायद कौम के अंदर भी डिसिप्लिन की सबसे ज्यादा कमी है। बेहद बदतमीजी, बिल्कुल ठीक है, बद अखलाकी है। और मेयार भी नहीं है, वो मेयार भी इसको अच्छा आफाक साहब, अगर हम इसका सियासी पहलू देखें, जस्टिस सच्चर की जो है रिपोर्ट आ गई है, उन्होंने जो है कुछ रिकमेंडेशंस भी करी हैं। उन्होंने कहा है कि भाई जो मुस्लिम इलाके हैं जहाँ पर आबादी ज़्यादा है वहाँ पर जो है आप स्कूल खोलिए, तालीमी इदारे खोलिए, दूसरी चीज़ें जो है उन्होंने कहा है वहाँ पर करिए, लेकिन अभी भी जो है उनके ऊपर अमल नहीं हो रहा है। और अफसोस की बात यह है कि जो दूसरी पार्टीज़ हैं जो अपोजिशन में रहती हैं वो भी अपना काम सही तरीके से नहीं निभाती, प्रेशर्स जो है वो नहीं डालती जो उनको करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सच है। और जस्टिस सच्चर क्या, जस्टिस जाज सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद हैं, इससे पहले गोपाल सिंह कमीशन, उसके बाद रंगनाथ मिश्रा हैं, राजेंद्र सच्चर की जो रिपोर्ट है, और बहुत वाज़ेह है। और इम्प्लीमेंटेशन के मामले में बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, गवर्नमेंट के लेवल पर अब तक कोई काम नहीं हुआ है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और जो पॉलिटिकल विल की कमी कहीं ना कहीं नजर आती बिल्कुल है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर इम्प्लीमेंटेशन हो तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसले का हल। कि तालीम का जब रिसर्च करेंगे आप तो 5 ऐसे खास पहलू हैं जो सीधा इफेक्ट करते हैं। पहला इंटरेस्ट, दिलचस्पी। अगर दिलचस्पी रहेगा तो हम देखा है मैंने कि अल्लाह तबारक व तआला गैब से मदद करता है, आवाम भी मदद करती है, लोग भी आते हैं। दिलचस्पी कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में कमी आई है। अभी मैं सेमिनार में तकरीर कर रहा था इस्लामिक फ़िलासफ़ी पे एजुकेशन पे, तो मैंने बताया इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, और हम करें, आप करें, गार्जियन करें, समाज करें, इंटरेस्ट सबको लेना होगा। उसको मेमोरी, अभी याददाश्त की भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, एजुकेशन के रिसर्च में पाया गया है। और तीसरा है इन्वायरमेंट, चौथा है इकोनॉमी, और पाँचवा है प्रॉपर गार्जियनशिप। ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैंने 92 में एक रिसाला में लिखा भी था, कौमी तंजीम उर्दू का अखबार पटना का मशहूर है। ये 5 ऐसे काबिल ज़िक्र मौजू हैं कि अगर इन 5 को आप देखिएगा तो एकदम ड्रॉप आउट्स इसी की वजह कर हैं। आज हमको याद है, एक एग्जाम्पल लोग देता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्ट्रीट लाइट में पढ़े थे, याद है मुझे। राजेंद्र बाबू की मेमोरी इतनी मजबूत थी कि 1.5 घंटे के बाद भी उन्होंने इतना बेहतरीन कापियाँ लिखी, मत पूछिए। या हमारे उलमाए-दीन फ़ुक़हा या हमारे हुफ़ाज़ कराम, आपने मौलाना रोम का नाम सुना होगा। और हमको याद है कि माहौल जब बेहतर हो जाता है, आप देख रहे हैं आज बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ जो बन रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ट्रस्ट हो जाता है, कोई तंजीमें बन जाती हैं, वो आगे बढ़ के आती है। माहौल भी बनाना होगा। और इकोनॉमी, पैसा का रोल तो आप मान नहीं सकते हैं, इसलिए आज़ादी के वक्त भी सब बैरिस्टर नहीं थे, सब जिन्ना और सब लोग नहीं थे, सब कमज़ोर थे। और गार्जियनशिप, हमारे यहाँ जो गार्जियनशिप है, अभी मैं गाड़ी में बात कर रहा था, दीपक जो मुझे लेके आया है, उसने कहा सर हमारे स्कूल में देखिए लड़की औरतें जाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, एक से कपड़े खरीदते हैं, इतना ज़्यादा कैपेसिटी है उन लोगों को कपड़ा खरीदने का, सामान खरीदने का, लेकिन जब बच्चों को स्कूल भेजने का मामला आता है दबा तब वो कहीं ना कहीं पीछे रह पिछड़ जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ आपके पास आएंगे, आपको लगता है कि जो तालीम को तिजारत बना करके रख दिया है, इसकी वजह जो है, तालीम को तिजारत बनाने की वजह से भी मुस्लिम तबका कहीं ना कहीं तालीम से दूर हो रहा है, और जो बाहैसियत लोग हैं वो इस तिजारत को नहीं अपना रहे हैं, उनको भी आना चाहिए इसमें? वही बात है कि जो कमर्शलाइज बना दिया है वही तालीम पढ़ी दी जाती है, लेकिन वहाँ पे जो फीस काफ़ी हाई होता है। अब अभी बात कर रहे हैं कि ईच वन टीच वन, या हमें किफ़ाला करना चाहिए, लेकिन उनके बच्चों को इतना सारा फ़ी होता है, क्योंकि जब वो जाते हैं बड़े बड़े स्कूल्स में, वहाँ पे आजकल आप देखते हैं बहुत ज़्यादा जो फ़ीस है उसमें वो लोग फिर उसमें बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं और दूसरे का सोचते नहीं है कि हम उसको छोटे स्कूल में पढ़ाएं। लेकिन नहीं, हमारे कुछ जगहों, जैसे बिहार की बात है, बिहार पहले मैं समझती हूँ 6 साल 7 साल पहले बिहार बहुत बैकवर्ड था, लेकिन जो हम गए लोगों से जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, बिहार में जो फिलैंथ्रोपिस्ट है, जो मदरसे की तालीम भी दे रहे हैं, वो लोग अब मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, वहाँ पे यूपी से बेटर हो रहा है बिहार।
क्योंकि वहाँ पे उनमें विल है, मोटिवेशन है, उन्होंने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझा है। वो अपने प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट को भी देते हैं, वो एक प्लानिंग बना रहे हैं, मंसूबा बनाते हैं कि हमें इस तरीके से ये चीज़ों की ज़रूरत। जस्टिस सुहेल साहब आपके पास आएंगे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, असर भी बताया गया है। उसमें असर ये हो रहा है कि जो तादाद सरकारी नौकरियों में 60s के आसपास या 50 के आसपास जो है वो 40% के करीब थी या थोड़ी सी ज़्यादा थी, उससे अच्छी खासी तादाद थी, वो आज कम हो करके 3% के आसपास रह गई है। असर जो है आपको लग रहा है कि बहुत बुरा असर हो रहा है? हमारे सारे मसाइल की जड़ तालीमी पसमानदगी है। हम हमेशा कहते हैं हमें आप कुछ मत दीजिए, हमें अच्छी तालीम दे दीजिए, हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। आज हालात ये है कि हम शाहरुख बन सकते हैं, आमिर खान बन सकते हैं, सलमान खान बन सकते हैं, लेकिन हम IAS में नहीं आ सकते, IPS में नहीं आ सकते। क्या वजह? एक तो जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि हमें खुद एतमादी दोनों की कमी है। हम देखिए गवर्नमेंट ने इतने कोचिंग क्लासेस शुरू किए, हम वहाँ कोचिंग क्लासेस में नहीं जाते हैं। हम किसी कंपटीशन में बैठते हुए नर्वस हो जाते हैं इस वजह से कि हमें खुद एतमादी नहीं है। लेकिन अगर हम मेहनत करें और इम्तिहानात में आएँ तो मुझे नहीं दिखता है कि इतना पुअर रिप्रेजेंटेशन रहेगा जितना आज है। देखिए कुछ हालात तो हमारे नासाजगार हैं, लेकिन जो मुसलमानों को जो मैं हमेशा एक एडवाइस करता हूँ कि अब हवाओं की सरपरस्ती में अपने चरागों के जलाने का हुनर सीखना चाहिए, और जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ में तब्दील करने का हुनर सीखना चाहिए। हमें इतनी जल्दी मायूस नहीं होना चाहिए। आप देखिए बहुत कम कंपटीशन में, ऑल इंडिया कंपटीशन में बच्चे बैठते हैं, जबकि इतने कोचिंग सेंटर्स हैं, वो है, उनका दिल ही नहीं लगता, शुरू से मायूस हो जाते हैं कि हमें कोई लेगा ही नहीं, हमें कोई नौकरी देगा ही नहीं। ये ईमान शिकन बातें हैं। जबकि नाउमीदी और मायूसी जो है वो कुफ्र है, उससे बचना चाहिए। कहाँ बच्चों के अंदर ना तो टैलेंट की कमी है, ना स्किल्स की कमी है, हुनरमंद है, जहन भी है उनके पास, फिर किस बात का डर? खुद एतमादी और खुदा एतमादी दोनों की कमी। जिस दिन ये खामियां पूरी कर लेंगी ये कौम इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ जाएगी। अच्छा, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ, कौम के कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई आप लोगों के सामने भी इस तरह की बातें होती है। ठीक है, आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या जो बच्चे हैं मुस्लिम तबके के, वो एक तो चूंकि ऐसे एरियाज में रहते हैं, वो वही कहीं रहते हैं, उनको लगता है कि यही पूरी दुनिया है उनके लिए, और दूसरा ये कि जो एहसास कमतरी है वो घर कर गई है कहीं ना कहीं, उनको डर लगता है कि यार पढ़ लिख करके क्या करना है, एक ना एक दिन तो आपको दुकान ही खोलनी है, कुछ काम ही करना है, या पुश्तनी काम से जुड़ जाते हैं वो। तो ये जो एहसास कमतरी है इसको दूर करने की सख्त जरूरत है। एहसास कमतरी तो लोगों के अंदर हो ही जाती है, उसके साथ साथ जो है वो सबसे बड़ी चीज़ जो है अवेयरनेस की कमी है। क्योंकि मुस्लिम इलाकों में जो भी तंजीमें काम कर रही हैं या जो भी NGOs हैं, वो कुछ इस तरह से काम करें कि उनको वैल्यू बताएं कि आपको एजुकेशन की क्या वैल्यू है, और कल को आपका बच्चा अगर एजुकेटेड होता है तो आने वाले जो है वो कौमों को कैसे सुधार सकता है, आपके हालात को कैसे सुधार सकता है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा कमी लोगों में यही है। एक्चुअली लोगों को वहाँ पे पता ही नहीं होता है कि स्कूल जो है उसमें एडमिशन कब होता है। बच्चे की जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तब वो लेके पहुँचते हैं स्कूल, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है एडमिशन की। उसके बाद वो बच्चे को किसी ऐसे स्कूल में डालते हैं, सोर्स लगा के इधर उधर से करके डालते हैं, जहाँ पे वो ठीक से पढ़ा भी नहीं पाते हैं। तो उनको शुरू से ही जब इस चीज़ की जो है वो वैल्यू नहीं है, तो वो आगे बच्चे को जो है वो कैसे पढ़ाएंगे और क्या क्या उसको एजुकेशन देना चाहेंगे। बिल्कुल ठीक है। आपके पास ये मोहतरमा बैठी हुई, आप बताइए, अपने बच्चे का वक्त पे जो है वो एडमिशन करा देता कि नहीं? क्या है ये जो एहसास कमतरी है, बच्चों को भेजते नहीं है स्कूल, अगर जाते भी हैं तो बच्चों का मन नहीं करता पढ़ने को। कैसे, आपको क्या लगता है, एक माँ होने के नाते आपको क्या सब चीज़ें जो है वो सामने आती हैं आपके? बच्चे तो है, लेकिन हाँ, गार्जियंस को केयरफुल और अवेयर होना चाहिए। 3-3.5 साल की उम्र में उन लोग के एजुकेशन के लिए स्टार्टिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे आगे बढ़ेंगे, वो बड़े होंगे तो, लेकिन एजुकेशन में तो पीछे जाएंगे अगर लेट से हम उनका एडमिशन कराते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होने को होगा। ठीक है, अच्छा जी, आप बताइए, ये जो बच्चों का स्कूल जाने के बाद पढ़ाई छोड़ देना बीच में ही, क्या लगता है आपको ये बहुत बड़ी वजह है इस तबके को कहीं ना कहीं तालीम के मैदान में पीछे रखने की? अगर हम इसे इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल सतह पे देखें तो कहीं ना कहीं जिसको इकबाल ने कहा था जज्बा अंदरूं, वो मुसलमानों के अंदर बाकी नहीं है। हमें पता नहीं है एजुकेशन से हमारे फ़ायदे क्या हैं, हमें किस किस एरियाज़ में कहाँ कहाँ बेनिफिट्स होंगे। इसीलिए जो गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, वो इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं कि अपने बच्चों को किसी तरह से आगे बढ़ाए। वो इंडिविजुअल लेवल पर हमारे अंदर ये कमी है। स्ट्रक्चर लेवल पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें एक डीमोटिवेशन मिल रहा है,
क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन हमारे लिए शहरों में तो खैर प्राइवेट स्कूल से इसलिए एफिशिएंसी है थोड़ी, लेकिन अगर हम रूरल एरियाज में जाते हैं वहाँ पे हमें सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स मिलते हैं जिनमें एजुकेशन की वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है कि वो आगे जाके कम्पीट कर पाए सेकेंडरी लेवल पे। सही है। फिलहाल अगर वो सेकेंडरी लेवल क्रॉस कर जाते हैं तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे पहली बात तो सीट्स बहुत कम है, गवर्नमेंट स्कूल्स कम है, तो इसलिए कहीं ना कहीं एक स्टैंड लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को और कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे और यूनिवर्सिटी सेटअप करनी पड़ेंगी, माइनॉरिटीज़ के लिए अलग कॉलेजेस होने चाहिए। और अगर वो किसी तरह इन कॉलेजेस में एडमिशन ले भी लेता है तो फिर वो ऐसे कोर्सेज में पास करके उसे जॉब नहीं मिलती है, जैसे प्योर साइंसेस पढ़ने से जॉब्स की बहुत कमी है हर जगह में। तो कहीं ना कहीं वोकेशनल कोर्सेज होने चाहिए, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होने चाहिए जिससे वो करके उन्हें जॉब मिल सके। अब ये फैक्टर बनता है डिमोटिवेशन का, जिससे बच्चे देखते हैं कि जॉब करके पढ़ के क्या फायदा हुआ। कई बार ऐसा लगता है कि मेरा जो दोस्त है, मेरा साथी है, या गांव का जो दूसरा या गली मोहल्ले का दूसरा लड़का है, उसको पढ़ करके जॉब नहीं मिली, मुझे कहां से मिलेगी? कहीं ना कहीं जाके बिजनेस में लग जाते हैं, कहीं कोई लकड़ी का काम कर रहा है। लेकिन ये क्यों नहीं सोचते कि तालीम जो है वो जिंदगी को संवारती है, जिंदगी को बेहतर बनाती है, जिंदगी को जीने का तरीका सिखाती है? कहीं ना कहीं ये भी तो बताना पड़ेगा लोगों को। देखिए मेरे पास 3 पॉइंट्स है बेसिकली एजुकेशन क्यों नहीं बढ़ रही है। पहली है इनसिक्योरिटी, लोगों में बहुत इनसिक्योरिटी आजकल, लाइक बीइंग अ कश्मीरी आई वुड से कि कश्मीर में लोगों में इतनी डीमोटिवेशन और इतनी इनसिक्योरिटी है लोगों में कि दे लाइक करके भी क्या फायदा है, बिकॉज जॉब तो मिली नहीं लेकिन मैं अगर आपको एक चीज बताऊं कि कश्मीर के मेरा ख्याल के तालीमी हालात जो हैं वो बेहतर हैं दूसरे स्टेट्स के मुकाबले जो है वो। जी एक फैसल ने टॉप किया और फैसल ने लेकिन फैसल को देख करके कितने लोग आगे बढ़ेंगे ये भी तो देखना पड़ेगा। एंड नाउ 10 बंदों ने इस साल क्वालिफाई किया फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। लेकिन फैसल से पहले क्या, उससे पहले सिर्फ एक खुर्शीद गनाई थे जिनकी बहुत साल पहले सेकंड पोजीशन आई थी आईएएस में, दैट्स अ लॉन्ग वे बैक, ठीक है। बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जो हमारी एजुकेशन जो क्यों इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन, उसके लिए 3 रीजन है। पहला इनसिक्योरिटी है जो कश्मीर में नहीं हर जगह पे है, लोगों को पता है कि मुसलमान है नहीं मिलना। और सबसे बड़ी बात, अगर छोड़े मुसलमान इस टाइम पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी अभी मैंने रिसेंटली न्यूज़पेपर में पढ़ा कि बिहार में एक लड़की, दलित लड़की को एडमिशन नहीं दे रहे थे वो लोग स्कूल में, एंड इंस्टेड उसको ये छोटे-मोटे किस्से आते रहते हैं, किस्से कहानियां हैं, ये चलता रहता है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन ये भी एक इनसिक्योरिटी आ गई है लड़कियों में स्पेशली कि स्कूल नहीं, हम उसी को क्यों एग्जांपल देखते हैं, जो कामयाब लोग उनको अपना एग्जांपल बनाए ना, वो तो दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। जी देखिए इस पर एक बात मैं अर्ज करूं, ये जो एहसास कमतरी की बात जो आप लोग कह रहे हैं, असल में ये माइनॉरिटी टैग ने हमें सबसे ज़्यादा एहसास कमतरी में मुब्तला किया है। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत है? बिल्कुल सही है। ये आप करके देखिए तो आप में थोड़ी खुद एतमादी आएगी और आप एहसास कमतरी से बाहर आगे बढ़ेंगे और बाहर निकलेंगे। और कुछ करी थी आप? जी। उसके अलावा अर्बनाइजेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी। एक्चुअली लोग काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ में आ रहे हैं और ओवर पॉपुलेटेड। दिल्ली में मैंने देखा जो भी मुस्लिम एरियाज है वो ओवर पॉपुलेटेड है, और अगर वहाँ पर स्कूल्स बनते भी तो कितना वो अकोमोडेट करेंगे स्टूडेंट्स को, क्योंकि बच्चे, और ज़्यादातर बच्चों में है भी नहीं, किसी की चाय की दुकान है तो बच्चे को वहीं पर काम करा, काम में लगा देते हैं, कोई साइकिल का काम कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल का काम कर रहा है, क्योंकि जगह नहीं है स्कूल में, क्लासरूम में नीचे दुकान पे बिठा देंगे उनको, वहाँ पर पढ़ना भी उतना अच्छा नहीं है, टीचर्स एफिशिएंट नहीं है। आजकल मैंने बहुत देखा है कि टीचर्स आर नॉट एफिशिएंट। जो पहले टीचर्स हुआ करते थे, जो मेरे मम्मा पापा के टाइम पे टीचर्स हुआ करते थे, आजकल के जमाने में वैसे टीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, वो भी ज्यादा प्रोफेशनल हो गए आजकल के टीचर्स कमर्शियलाइज हो गए हैं, दे वांट देयर प्रॉफिट, उनको अपना सैलरी से, बिल्कुल सही, उनको अपने सैलरी से काम है, बस सैलरी उनको करना है, वक्त मिल जाए और उतना वो काम कर लेते हैं। ये जो टीचर मैंने बहुत कम अपनी लाइक 19 इयर्स की लाइफ में मैंने सिर्फ 2 कि 3 टीचर्स ऐसे देखे जिनको मैं आइडियलाइज करूंगी, जिनको बोलूंगी नहीं दे आर कॉल्ड टीचर्स, अदरवाइज बाकी सब जो है वो ट्यूटर्स है, वो आते हैं अपना रात को पढ़ के जो है वो रट के जो है वो आपको भी रट्टा मार के सिखा के चले जाते हैं। अच्छा, ये मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। ये जो तादाद लगातार कम हो रही है, ड्रॉप आउट रेट्स जो है वो बढ़ रहा है, उसका नतीजा जो है वो आ ही रहा है कि भाई सरकारी नौकरियों में आप हैं नहीं, प्राइमरी लेवल पर जो है ड्रॉप आउट हो जाते हैं बच्चे, और उसके बाद जो है सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, और जो है और जो ग्रेजुएशन तक जाते जाते 2.5 से 3% बच्चे जो है वो रह जाते हैं, और आगे तक जो है वो 3% बच्चे पहुंच करके फिर करेंगे क्या? इतनी बड़ी आबादी और 3% बच्चे पहुंच रहे हैं। देखिए, हमारे नौजवान साथी ने और ये हमारी बहन ने भी, इसने भी बात कही, और ये बहुत वैलिड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जो ड्रॉप आउट नहीं हो रहा, जो रह रहा है, जो पढ़ रहा है, जो कंटिन्यू कर रहा है, वो जो देही इलाकों में, गाँव के इलाकों में ऐसे भी एक जो चल पड़ा है गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का अपॉइंटमेंट, जो क्वालिफिकेशन उनकी क्या है नहीं है, जस्ट एक ले लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो बेरोजगार है, उनको भी चाहिए होता है, वो एक बार जो मौका चाहिए होता है। तो ये जो है इसको भी
नंबर 2 ये जो गवर्नमेंट जो है टीचरों को, खास करके जो टीचर हैं उनको एजुकेशन से हट करके नॉन एजुकेटिव जो है वो एक्टिविटीज़ में वो पर 6 महीना जो है वो सर्वे में लगे रहते हैं। 4 महीना हमारे गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं वो दूसरे काम होते हैं, उनको पॉलीड्रॉप्स पिलाना है, उनको जो है वो वोटर आईडी बनाना है, बहुत सारे काम उनके जो है वो रहते हैं। इन चीज़ों को भी चेक करना चाहिए गवर्नमेंट के सट्टे पे। और जो जस्टिस साहब ने कही वो एहसास से कमतरी वाली बात वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मानना चाहिए कि आज एनजीओ का जिक्र आया कि मिल्लत में तमाम तरह की जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा इन्होंने इलियास साहब ने ही जिक्र किया कि ईच वन टीच वन वाली बात, तो एक खुश आइन पहलू ये भी है कि एजुकेशन की तरफ तमाम तरह से मिल्लत के तमाम गोशे से बात चल पड़ी है। लोग इसको लेकर के एजुकेशन अवेयरनेस को लेकर के काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसके बिल्कुल अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। अच्छा इलियास मलिक साहब, एक दूसरा इसका पहलू हम ये देखें, असर की बात अगर हम कर रहे हैं, हम देखते हैं कि दंगे होते हैं तो वहाँ पर जो है वो अगर हिंदू मुस्लिम दंगा है तो वो टारगेट जो है वो ज़्यादातर या नुकसान जो होता है वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी कह चुकी है, नुकसान जो है वो ज़्यादा वो माइनॉरिटीज़ का होता है, क्योंकि आपके आदमी जो है पुलिस में है नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस में आपके आदमी है नहीं, प्रशासन में आपके आदमी नहीं है, कहीं भी जो है आपके बहुत कम लोग हैं। 2.5-3% क्या होता है 3% से? ये जो असरात हैं ये बहुत बुरा जो है नतीजा इसका लग रहा है आपको होने वाला है और इससे बहुत डरने की जरूरत है और बहुत काम करने की जरूरत है। नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं उसकी वजह भी वही है कि चूंकि हम एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। देखिए सच्चर कमेटी का भी जिक्र आया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमान समाजी तौर पर बैकवर्ड है, तालीमी तौर पर बैकवर्ड है, इक्तिसादी बैकवर्ड है और सियासी बैकवर्ड है। अब ये जो 4 चीज़ें हैं इसमें सब कवर हो रहा है। अगर मुसलमान तालीमी तौर पर पसमानगी उसकी ख़त्म हो जाए तो एक शख्स जो तालीम हासिल कर लेगा तो उसकी तालीमी यानी एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि जब वो तालीम हासिल करके किसी अच्छी पोजीशन पर जाएगा तो वो समाज में भी उसका मकाम हो जाएगा, तो उसकी सोशल बैकवर्डनेस ख़त्म हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि वो इकोनॉमिकली भी साउंड हो जाएगा, इसलिए कि बाहैसियत आदमी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS उनको पैसे का मसला नहीं। और फिर जो सियासी बात होती है, पॉलिटिकल अवेयरनेस, वो तो एक हर आदमी इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहा है, एक सोच, एक विजन की बात होती है लोगों की, वो अपने आप लोगों से वो डेवलप होगा तो उसको लगेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उसका सोचती है, उसके बारे में सोचती है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि भाई तालीम तो रोशनी है, एक बहुत शानदार मकान आप बना दीजिए और उसमें से रोशनी ना हो तो कोई उस मकान में जाना पसंद नहीं करेगा। अगर उसी में रोशनी होती है तो लोग उसमें जाना पसंद करते हैं। लेकिन ये जो बात हम कह रहे हैं, ये अब आज मीडिया का दौर है, आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके जरिए NGOs का जिक्र आया, ऑर्गेनाइजेशंस निकलें, लोगों में बेदारी पैदा करें, लोगों को अहमियत समझाएं। तो मैं ये समझता हूं टैलेंट, देखिए अभी इस बच्ची की बात जो थी वो तबीयत खुश हो गई, टैलेंट पूरे 19 साल की बच्ची है लेकिन बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी उन्होंने, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ रखी। और जैसे अभी जस्टिस साहब ने कहा कि भाई खुद एतमादी पैदा करने की, जब खुद एतमादी भी पैदा करना है, खुदा एतमादी भी पैदा करना है, लोगों में ये बात करनी है, तो अपने आप लोग आगे। जी कुछ नौजवान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप ही बताइए क्या लगता है आपको, ये जो ड्रॉप आउट रेट जो है ये बढ़ रहा है, इसमें कमी लाई जाए? बच्चे जो है वो जो 3% पहुंचते हैं ना 12th के बाद आगे, वो 3% की बजाय 30 हो, 90 हो, 100% हो, वो कैसे हो? पहली बात मैं कहना चाहूँगा उन्हें अहमियत दिखानी होगी, तालीम की अहमियत बतानी होगी और बताना होगा तुम्हारी जो पसमानदगी है इसकी वजह यही है कि तुम तालीम में पीछे हो। उनके अंदर मोटिवेशन आना होगा और अगर वो पढ़ते भी हैं तो उनको ऐसी तालीम दी जाए कि वो जो जॉब ओरिएंटेड हो, वोकेशनल हो, ताकि वो आगे चल के कुछ कर सकें, अपने लिए, अपनी कौम के लिए आगे कुछ बना सकें, अपने मुल्क के लिए। दूसरी बात, लड़कियों का यहाँ तक मसला है, लड़कियों में ड्रॉप आउट रेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जब लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं तो बाहर वो इनसिक्योर फील करती हैं कि हमारा माहौल ऐसा है, ना उनको अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है, ना उनको सिक्योरिटी का सेंस होता है किसी भी जगह। जबकि हम उस एग्जांपल को ना देखें बिहार वाले को, हम देखें कि ये कश्मीर से आकर के, जम्मू कश्मीर से आकर के यहाँ पर पढ़ रही हैं। जी बताइए, आप बताइए। बेसिकली आई हैव इश्यूज विद करप्शन। अगर हमारी एजुकेशन इस टाइप पे इंडिया की बहुत कम है, नॉट इन मुस्लिम्स ओनली, ओवरऑल इंडिया अगर हम एज अ होल देखेंगे इंक्लूडिंग कश्मीर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है एजुकेशन से रिलेटेड। हमारी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है, उसकी मेन रीज़न ये है कि करप्शन है बहुत इंडिया में, बहुत ज़्यादा। वजूहात तो हमारे सामने आ गई, असर क्या है वो भी आ गए, कैसे इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए? आपको लगता है कि जो हमारे दीनी मदरसे हैं वो भी कुछ अहम रोल अदा कर सकते हैं? दीनी मदरसों का तो खैर रोल होगा ही। सबसे पहले तो सरकार को इस चीज़ पे गौर करना होगा, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो हालात ख़राब है वो सरकारी स्कूलों के हैं, और जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं
वो घूम फिर के सरकारी स्कूल ही उनका लास्ट ऑप्शन होता है। सही है। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने एक बार एक सरकारी स्कूल के बच्चे, हमारे जानने वाले किसी का थे, उस बच्चे से मैंने एग्ज़ाम दे के आया, वो उससे मैंने पूछा कि तुम्हारा किस चीज़ का पेपर था, तो उसने कहा हिंदी का था। तो मैंने जब उठा के पेपर देखा तो जो है वो पेपर था किसी और चीज़ का, जैसे वो पेपर था समाजशास्त्र का या किसी का, लेकिन वो चूँकि उसका जो है वो हिंदी में था पेपर, तो उसको इतनी भी नहीं पता था कि वो क्या है। उसको नेक्स्ट डे मैंने दोबारा पेपर दे के आया, फिर उससे मैंने पूछा, फिर कहने लगा हिंदी का पेपर है, जबकि वो पेपर था किसी और सब्जेक्ट का। क्योंकि उसका मीडियम हिंदी था, इसलिए वो हर एक चीज़ को हिंदी मैं इस बताने का मतलब ये है कि सरकारी स्कूल में इतना ज़्यादा टीचर्स का जो है मेरा गिरा हुआ है कि वो टीचर्स वहाँ कुछ पढ़ाते ही नहीं है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इस पे कुछ कदम पहले तो उठाना सरकारी पड़ेगा। स्कूल भी बहुत कम है, अभी तो उतनी तादाद है नहीं जितनी होनी चाहिए। जो स्कूल इतना हैं जो recommendation हैं इतनी सिफारिश उन्हीं के हाँ, टीचर्स की क्वालिटी उनकी भी अगर अच्छी सही नहीं है। कर दे तो काफ़ी बच्चे जो है बिल्कुल उसमें ठीक जी। अब बताइए आपको क्या लगता है, कम से कम अल्फाज में क्या सजेशंस आपके रहेंगे, जो लोग भी आपको सुन रहे हैं उनको क्या कहेंगे, क्या देखिए, कुछ मैं होना चाहिए? नाजरीन को और आपके हवाले से ही बताना चाहूँगा, पूरा लबो लबाब यही है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। और तालीम याफ्ता इंसान ये भी हमेशा महसूस करे कि जहाँ भी जाएगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। मेरे वाली मोहतरम एक स्कूल के सेक्रेटरी थे, ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा थे। मैंने महसूस किया, उन्होंने कहा कि 3 दाखिला अगर तुम लोगे तो एक बच्चा फ्री होगा। ठीक है, इस तरह से उस शुरुआती दौर को हमने देखा है। और एजुकेशन का जो अगर डिफिनेशन हमारे बच्चे और आवाम पूरी नाज़रीन समझ ले, चाहे वो इस्लाम से, चाहे गांधी जी से, चाहे विनोबा भावे से, चाहे विवेकानंद से या रवींद्रनाथ टैगोर से, कि एजुकेशन जो कहता है ई फॉर इफिशिएंट, डी फॉर डिलीजेंट, यू फॉर यूजफुल, सी फॉर क्रिएटिव, ए फॉर एबिलिटी, टी फॉर टैलेंटेड, आई फॉर इनिशिएटिव और इंटेलिजेंट, ओ फॉर ओबीडियंट इन कैरेक्टर, एन फॉर नोबिलिटी इन कैरेक्टर। ये मतलब कहता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, जब आप बीएड और एमएड करोगे तो बहुत शानदार एक डेफिनेशन बताया उन्होंने कि तालीम वो सरमाया तोहफा है परवरदिगार की तरफ से कि इंसान के अंदर वो टैलेंट, वो खूबी, उतनी सलाहियत पैदा कर देता है, किसी भी माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। और आज हम कमतरी के शिकार इसलिए हैं कि हमारे जो बड़े लोग हैं कहीं पैरवी करने से कतरा जाते हैं। हमारे पूरे लोग हैं इस तरह के लोग, अगर आज खड़े हो जाएं, कोई बच्चा हमारे पास ज़्यादा सिफारिश के लिए कलर की नौकरी दिला दीजिए, आप चपरासी की नौकरी दिला दीजिए, आप कहीं पर रखवा दीजिए, आप जस्टिस हैं, किसी की हिम्मत नहीं आपके पास इनकार कर ले। एक से एक हिंदुस्तान में है, थोड़ा सा हम आप कह रहे हैं कि जो लोग जिम्मेदार होते हैं, जो कुर्सियों पे होते हैं, उनको भी जो है कौम की तरफ देखना पड़ेगा, पूरे जिम्मेदारी के साथ उनकी जिम्मेदारी जो है निभानी पड़ेगी। आप क्या कहेंगे, कम से कम अल्फाज में क्या कुछ सजेशंस रहेंगे, ये जो ड्रॉप आउट रेट ये भी कम हो जाए, तालीमी पसमानदगी भी दूर हो जाए? देखिए, आपको ड्रॉप आउट्स की तो बात होती है, कुछ ऐसे भी हमारे, जैसे अगर हम माइनॉरिटी या मुस्लिम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, जो बच्चे कभी स्कूल ही नहीं जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी तादाद है। उनमें ये बात होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हेल्थ एजुकेशन पे अवेयरनेस देना चाहिए कि जब उनको दाखला मिलता है उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होती है, उनकी माँ सर्टिफिकेट ही नहीं ले पाती है, जिससे उसके बच्चे का डिलीवरी हो जाती है, वो भी एक ऐसा ऑब्स्टिकल है। उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट की एक और जो जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में है, आईसीडीएस में, आईसीडीएस हम ऐसे जगहों पे अपनी मदर टंग पे उन क्लस्टर्स में क्यों नहीं खुलवाते हैं जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है? ये भी एक एनजीओ को करने की, जिसमें वो बच्चा राइट टू एजुकेशन में दाखला उसको मिल सकता है, वो और सब बेनिफिट सर्व शिक्षा अभियान के ले सकता है। और दूसरी बात है कि हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंग्लिश को ज़रूर तरीके से अडॉप्ट करना चाहिए, मीडियम ऑफ इंग्लिश, इस वजह से कि अगर हमारे पास लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं इंस्टीट्यूशंस में। आजकल के स्मार्ट क्लासेस आए हैं, आपको एक एलसीडी लाना है, एक प्रोजेक्टर लाना है, तो आप कितने सारे बच्चों को उस तरीके से एजुकेट कर सकते हैं। टीचर को हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इस तरीके से हमारे जो फिलंथ्रॉपिस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको एजुकेशन के लिए ओपन स्कूलिंग है, तो बहुत सारी चीज़ों को आके ताकि हम मासेस को एजुकेशन दे सकें। बिल्कुल ठीक है। क्या कहेंगे आखिर में, जो ये जो प्रॉब्लम है ये सबके सामने आ गई, असरात भी आ गए हैं, इस दिक्कत को कैसे दूर किया जाए? और मैंने कहा था क्या दीनी मदरसे जो है वो अहम रोल अदा कर सकते हैं, और राइट टू एजुकेशन से भी क्या कुछ जो है वो फ़र्क पड़ेगा? अब राइट टू एजुकेशन से जो फ़र्क पड़ेगा वो ये तो ज़रूर है कि मुझे जो ख़तरा है वो ये है कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है राइट टू एजुकेशन, लेकिन 8वीं के बाद ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ जाने का ख़तरा है। वजह उसकी ये है कि जब बच्चे को 6 से 14 साल तक कंपलसरी होगी, उसे मालूम है कि स्कूल जाना ही जाना है, माँ बाप को मालूम है कि हमें भेजना ही भेजना है, तो उनके ऊपर प्रेशर आएगा तो वो हो सकता है भेजना शुरू करें, लेकिन 8वीं के बाद 9वीं में दाखिला नहीं होगा।
मुश्किल आएगी, क्योंकि स्कूलों की भी प्रॉब्लम होगी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला है। देखिए मैं आपको ये बताऊं, सच्चर साहब का जिक्र आया, मैं खुद मिला था सच्चर साहब से। मैंने उस वक्त ये कहा था कि जो ये क्लस्टर्स हैं, जो ये मुस्लिम इलाके हैं, यहाँ पर स्कूलों की कमी है। प्राइवेट तौर पर लोगों ने स्कूल खोल रखा है, लेकिन उनके स्कूल जो 5वीं 8वीं तक है वो रिकॉग्नाइज नहीं है। बच्चे अगर 5वीं 8वीं तक पढ़ भी लेते हैं उन स्कूलों में, तो उनका 9वीं में दाखिला नहीं होता। तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा मसला है। तो ये मसला जो है, इसमें हमेशा आप ये समझ लीजिए, मुल्क में हमारे सारी चीज़ें मौजूद हैं, सबके लिए हैं सारी चीज़ें, लेने की बात है। हुकूमत के तौर पर भी जो स्कीमें हैं उनको हम कैसे हासिल करें, हम सिर्फ हुकूमत को ब्लेम करके कुछ नहीं कर सकते, और हम अपने तौर पर क्या करें। तो दोनों में हमारी कौम को बेदारी भी लाने की ज़रूरत है इनमें, और हुकूमत पे प्रेशर बना के जो वो ज़रूरत है उनके पास जाके उसको भी करने की ज़रूरत है। तो हुकूमत भी देखे हमारी तरफ और हम भी अपनी कोशिश करें, तब मसाइल हल होंगे। अदरवाइज हम ब्लेम करते चाहे रहें, मसाइल डिस्कस करते रहें, लेकिन नहीं होगा। मैं सिर्फ एक शेर कह करके ये बात खत्म करूंगा कि जिस सूरज से आस लगी है वो भी शायद आए, जिस सूरज से आस लगी है वो भी शायद आए, ये तो बताओ तुमने अब तक कितने दीप जलाए। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये सबको बताना पड़ेगा जी। और पॉलिटिकल विल जो है हमारी वो कितनी मजबूत है, और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, वो इसमें कितना अहम रोल अदा कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती हैं और कर रही हैं और करनी चाहिए जी। और जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं उनको, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है और तेज़ करना चाहिए। ख़ास करके लिटरेसी मिशन जो है वो, फिर एडल्ट एजुकेशन पे काम बहुत तेज़ होना चाहिए, इसलिए कि बच्चों के साथ साथ जो अनपढ़ माँ बाप उनके हैं उनको भी मोटिवेट करने के लिए, उनके दरमियान भी मोटिवेशन के लिए जो है वो प्रमोशनल स्कीम लानी चाहिए। मैं एक मिसाल सिर्फ दूंगा, हमारे स्टेट में, बिहार में नीतीश कुमार ने साइकिल की स्कीम चलाई और पहले लड़कियों में उसको शुरू किया, और उससे इतना, मैं एग्जैक्ट डाटा तो और नहीं अगर दे आप सकता। बिहार की बात करें, मैं राजस्थान की बात करूंगा, वहां पर जो है होगा, वहां पे स्कूटी की बात हो गई है कि अगर 70% जो है बच्ची ने नंबर में है तो उसको, लड़की को, वो चाहे मुस्लिम बच्ची हो या मैं कोई ये भी नहीं हो। कह रहा कि मैं सिर्फ, मैं वही कह रहा हूं कि अगर इस तरह की मैं स्कीम्स कह रहा हूं निकलेंगी, कि इस तरह के, मैं तो मिसाल दे रहा हूं कि इस तरह की और जगह भी चल मैं वही रही कह रहा हूं होंगी। कि स्कीम जो है अगर निकले तो शायद उससे मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन के लिए 10,000 अगर हम रुपए भी दिया भाई promotion- नीतीश कुमार ने। तो बच्चों में दे दिया है और उसके खासे असर लैपटॉप दे देखने रहे हैं कई जगह, अलग अलग तरह की स्कीम्स जो है वो ला रहे हैं। लैपटॉप उससे तो बहुत फायदा होगा, आई आप ये चीज कह रहे है, हैं। शुरू वाला कर लें पहले। लैपटॉप की तो उस लेवल पे जरूरत नहीं जी, है। जस्टिस जहाँ साहब आप क्या कहेंगे, क्या आखिर में जो है, क्या कुछ आपका तजुर्बा, चूंकि बड़ा तजुर्बा है तालीमी मैदान में और जामिया को, जी, हमारी मिल्लत में इत्तेहाद और इत्तेफाक के फुकदान है। हमारी ये है कि किसको ये फिक्र है कि कबीले का क्या हुआ, सब इस पे लड़ रहे हैं कि सरदार कौन होता। ये जिसकी वजह से ये जो बिखराव है, ये जो आपस में ग्रुप बंदी है, उसकी वजह से हम एक आवाज़ नहीं बन पाए। तो हम एक आवाज़ नहीं, हमारी कौन सुनेगा। इसके लिए ज़िम्मेदार है कि हमारी मिल्लत में सेहतमंद क़यादत की किल्लत है। सियासत अब तिजारत बन गई है, इंडस्ट्री है। जो भी साहब आते हैं किसी कौम के हों, वो सबसे पहले ये देखते हैं कि कहाँ से पैसा खींच सकते हैं। उनको किसी की परवाह नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि जब एक इंडस्ट्री हो जाती तो इंडस्ट्री में एलिमेंट ऑफ सब लोग उसको इंडस्ट्री के तौर पे ही देखते हैं फिर। सभी पर देखते हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी किल्लत है, जिसके लिए एक वजह ये भी है हमारी पसमानदगी की और हमारी आवाज़ न सुनने जाने की। दूसरी बात क्या है, जिनको अल्लाह ने पहुँचा भी दिया है, तो शफीक जौनपुरी ने एक शेर कहा था कि खुदा जाने मेरे गुलशन तेरा अंजाम क्या होगा, जिसे माली बनाता हूँ वही सयाद होता है। बिल्कुल ठीक है। जाहिर अगर आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है तो तालीम हासिल करनी पड़ेगी। और जस्टिस साहब ने कुछ देर पहले कहा था कि तालीम को तहरीक के तौर पर जो है वो देखना होगा। अब वक्त आ गया है कि आप सब मिल करके जो है कम से कम एक इशू पर तो एक हो जाइए, तालीम के मैदान में आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।